स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो टॉपिक किया उसमें था जी एम मीटर, फिर वोल्ट मीटर और फिर उसके बाद जो हमने किया दैट वाज ओहम मीटर। आज जो टॉपिक है ना, ये इन तीनों का कम्बिनेशन इन अ सेंस क्या है। अब हमने अपनी आसानी के लिए एक डिवाइस बना रखी है। वो डिवाइस क्या करती है, एट ए टाइम करंट भी मेजर करती है, वोल्टेज भी मेजर करती है और रेजिस्टेंस भी मेजर करती है। सो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एवोमीटर। Here A stands for ammeter। A किस लिए जी? A stands for ammeter। उसके बाद V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, वोल्ट मीटर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट वन ये रेजिस्टेंस और इसको हम नाम देते हैं ये ओहम मीटर के तौर पर। मतलब ये यूँ कह लें एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर कहने का मतलब ये है कि एक ही डिवाइस तीनों चीज़ें मेजर कर लेती है, करंट भी मेजर कर लेती है, वोल्टेज भी मेजर कर लेती है और रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेती है। यू नो इट वेरी वेल, एम मीटर मेजर्स द करंट, वोल्ट मीटर्स मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ओहम मीटर मेजर्स द रेजिस्टेंस। सो ये इन तीनों का हो गया फंक्शन। अब कैसे ये सारे का सारा होता है, तो इसमें यूँ समझ लें कि हमारे पास एक बटन है, या आप यूँ कह लें वो एक रोटेशनल बटन है जो कि कनेक्टिंग के काम आता है, कनेक्टिंग कह लें। और इस कनेक्टिंग के ऊपर यहाँ पर एक इसका कनेक्शन के लिए एरो या कनेक्शन की वायर कह लें, तो सबसे ऊपर एक तरफ लगा होता है जी इसमें कंपोनेंट एमीटर, फिर उसके नीचे दूसरा लगा होता है वोल्ट मीटर और उसके नीचे तीसरा कंपोनेंट लगा होता है दैट इज़ ओहम मीटर दैट मेजर्स द रेजिस्टेंस। अब अगर आपने करंट मेजर करना है तो यहाँ पर करंट मेजर करने का एक टर्मिनल बाहर लगा हुआ है, आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें। इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट दिस कनेक्टिंग टर्मिनल, इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करके यहाँ पर अटैच कर दें। एंड इफ़ यू वांट टू मेजर द रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट करके यहाँ पर कर दें। रेजिस्टेंस के लिए मैं ओहम मीटर ओ लिख रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एवोमीटर कि मल्टीमीटर है। और करंट मेजर करना है तो करंट वाले कंपोनेंट से अटैच कर दें इसको। कनेक्टेड टर्मिनल से अगर वोल्टेज मेजर करना है तो उसको वी से मेजर कर दें। और कनेक्टिंग से आपने अगर ओहम रेजिस्टेंस मेजर करनी है सर्किट से तो कनेक्टिंग जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दें ओहम मीटर से। तो यूँ ये तीनों चीज़ें मेजर हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनके अंदर सर्किट किस तरह का है। अंदर सर्किट उसी तरह का ही है जिस तरह का आपने एम मीटर में पढ़ा था। एम मीटर के अंदर एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगती है, ख़ुद वो किस तरह लगता है, सीरीज़ में लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह पूरे का पूरा सेटअप है। और एम मीटर के लिए अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो एम मीटर के लिए सर्किट कुछ यूँ ड्रॉ होगा जिस तरह बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। ये वो कनेक्टिंग टर्मिनल है। इस कनेक्टिंग टर्मिनल को हम यहाँ से यूँ ज्वाइन करते हैं। आपकी बुक पे इसको नाम एक्स वाई दिया जाता है, इट डजेंट मैटर, जो मर्ज़ी नाम उसके लिए रख लें। और उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंसेस की बात करें तो रेजिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग जाएगी R1, यहाँ ये हमारे पास रेजिस्टेंस जी R1। उसके बाद यहाँ पर आगे हमारे पास रेजिस्टेंस R2 और ये लास्ट में हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 और साथ इनके साथ कनेक्शन के लिए एक टर्मिनल हम फिर छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हमें पता है मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गिल्वेनोमीटर। तो गिल्वेनोमीटर को हम नीचे अलग से सर्किट के अंदर ड्रॉ करेंगे। गिल्वेनोमीटर को सर्किट के अंदर अगर हम यहाँ पर कुछ यूँ ड्रॉ कर लें और यहाँ से आगे, अब ये R1, R2, R3 बनाने का मकसद क्या है, R4 भी आप बना सकते हैं, डजेंट मैटर। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी रेंज के मुताबिक
R2 से कनेक्ट कर लें, क्योंकि R1, R2, R3 की वैल्यू से एक जैसी नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर R1, R2 के लिए वैल्यूज़ देखें तो 5, 10, 15, 150 या 150 कह लें, इधर 15 इधर 10, 5, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो रेंज के अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जाता है। यहाँ पर आपने लगा देनी बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर में, यहाँ से रजिस्टर में से होता हुआ यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर रखा है। तो ये सर्किट किस चीज़ का होगा? इट विल बी द सर्किट ऑफ वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का सर्किट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के दरमियान में रिलेशन कौन सा है? इन दोनों के दरमियान में सर्किट सीरीज सर्किट है, ये एक ही सर्किट। जब आपने यहाँ पर मेजर करना है, इस कनेक्शन को तोड़ के यहाँ पर कर दें। इसी वजह से तो इसको मल्टीमीटर भी कहते हैं ना, कि वोल्टेज के अंदर भी रेंजेस डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ जाए, अगर आपने इसमें एम मीटर के तौर पर देखना है, तो एम मीटर के लिए बनाते वक्त हम कुछ यूँ बनाते हैं। यहाँ पर एम मीटर के लिए सबसे पहले 2 वायर्स, एक वायर आपने अटैच करनी है रेजिस्टेंस वायर, उसमें हम अपनी रेजिस्टेंसेस को इंस्टॉल करेंगे। दूसरी साइड पर हमने अटैच करना है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ तो आ जाएगा जी गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल रखता है। और इधर आपने रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर लेनी है, 1, 2, 3 जितनी मर्ज़ी कर लें, वैसे 3 ही होती हैं नॉर्मली उस कंपोनेंट के अंदर, 1, 2 और 3। इसको R1, इसको नाम दे देते हैं R2, इसको नाम दे देते हैं R3। सर्किट को यहाँ पर करते हैं अब नेक्स्ट क्लोज। सर्किट को यहाँ पर क्लोज करने के लिए कुछ यूँ, और यहाँ पर हमने ये कनेक्ट कर रखा है। अब हर रजिस्टर के अक्रॉस एक टर्मिनल है जॉइनिंग के लिए, और वो जो XY कनेक्टिंग थी, उस XY कनेक्टिंग को हमने यहाँ पर यूँ लगा के रखा हुआ है। अब अगर आपने यहाँ पर मेजर करना है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप लगा दें बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव। अब करंट फ्लो करेगा कहाँ पर? यहाँ से यूँ, गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लग गया, शंट रेजिस्टेंस के पैरेलल गैल्वेनोमीटर लगा हो, तो ये क्या किस चीज़ का सेटअप है? दैट इज़ द सेटअप ऑफ एम मीटर। ये सेटअप हमारे पास किस चीज़ का जी? इट इज़ द सेटअप ऑफ एम मीटर। ठीक है, 3 रेजिस्टेंसेस लगाने का मतलब ये स्मॉलेस्ट, यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस, उससे ज़्यादा वैल्यू, यहाँ पर उससे ज़्यादा। मतलब करंट की वैल्यू जब कम है तो कम, जब करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा के अकॉर्डिंग उसको चलेंगे। और XY टर्मिनल्स को आपने उसी तरह से कनेक्ट रखना है। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट आ जाते हैं ओहम मीटर के ऊपर। ओहम मीटर का वही सर्किट रखना है हमने जो पहले से हम ड्रॉ करते रहे। हमने पहले ओहम मीटर का जिस तरह सर्किट ड्रॉ किया, बिल्कुल वैसे का सर्किट है। देयर इज़ नो चेंज इन इट। ठीक है ना, तो बुक पे जिस तरह मर्जी डायग्राम बनी है, आपने अपना बेसिक स्ट्रक्चर वही रखना है कि यहाँ पर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, एक वेरिएबल रजिस्टर R यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लगानी है अननोन रेजिस्टेंस R, और इसको आप कोई और R, स्मॉल r का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास सेटअप है वोल्ट मीटर का। तो एवोमीटर क्या काम करता है? एट अ टाइम तीनों चीज़ों को मेजर करता है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 14 हमारे लिए कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज की कुछ चीज़ें रह गई, और अब चूँकि टाइम है आज, तो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। बुक पर अगर हम चलें तो बुक का पेज नंबर हमारे पास जी, सपोज स्टार्ट पे चलें, पेज नंबर 57, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक 57 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बार बार आप कमेंट्स करके पूछते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताते, MCQs नहीं बताते, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताते। तो जिस लेक्चर में मैं बताता हूँ वो लेक्चर ही आप लोग मिस कर देते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ, आपने यहीं पर वीडियो बंद कर देनी होती है जी, टॉपिक तो हो गया हमारा, अगली बात भी सुन लिया करें। फिर आप कमेंट करके पूछ रहे होते हैं, फिर फ़ोन कर रहे होते हैं मुझे,
तो इससे बेहतर कि आप पहले पूरा लेक्चर सुना तो करें। कोई चीज़ ऐसी नहीं है बुक में जो अभी तक एक्सप्लेन ना की हो, हर चीज़ छोटी से छोटी एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, आपको फिर कितनी दफ़ा कहा, छोड़ दें इन चीज़ों के अटैम्प्ट, कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो कोई भी टॉपिक अटैम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल पेज 57 पे लॉन्ग क्वेश्चन है जी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको पूरा अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, रीज़न बतानी है कि फ़ोर्स की रीज़न क्या है। दो मैग्नेटिक फील्ड्स वो मैंने आपको बताया हुआ करंट की वजह से, और दूसरा वो परमानेंट मैग्नेट जो हमने लगा रखा। फिर इसके लिए कंडीशंस बतानी है, द एंगल बिटवीन द करंट, लेंथ ऑफ द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम फोर्स दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। दोनों चीज़ें ये आपको आने चाहिए। दोनों रूल्स अगर आपको आते हैं तो लिखें, राइट हैंड रूल भी लेफ्ट हैंड रूल में। फिर वो फैक्टर्स पूरे एक्सप्लेन करें कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल साइन ऑफ एंगल थीटा। इन सबको कंबाइन करके इक्वेशन फॉर्म पूरी करें। एंड डोंट मिस द डायग्राम्स प्लीज़। ये डायग्राम सारी की सारी बनानी है जितनी यहाँ पर लिखी हैं। इनटू द पेपर की नोटेशन यहाँ पर है, आउट ऑफ द पेपर की नोटेशन है, वो ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम जिस तरह की बुक के ऊपर बनी है बिल्कुल एज इट इज़ आपने ड्रॉ करनी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं आता। एम्पेयर सर्किटल लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आए क्वेश्चन तो एम्पेयर सर्किटल लॉ और साथ सोलेनॉइड, ये पूरे का पूरा लिखना है। बुक पेज नंबर 61, ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक है। तो साथ इसके अंदर सोलेनॉइड का भी आया, तो सोलेनॉइड को डिफ़ाइन करें, उसको एक्सप्लेन करें, और उसके अंदर एक एक फैक्टर जिस तरह मैंने डेरिवेशन करवाई वो एक एक पॉइंट आपने उसी तरह एक्सप्लेन करना है। एम्पेयर सर्किटल लॉ का टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था, आपकी बुक में उतनी डिटेल नहीं है। अगर तो आप कॉन्सेप्चुअली चलें तो फिर तो आप वो डिटेल लिख लेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं, कि वो नहीं हो पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में आप वो एम्पेयर सर्किटल लॉ की पूरी डेरिवेशन जो मैंने करवाई थी वो लिख के आएँ, वो बिल्कुल किसी तौर पर ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन ज़रूर करें जितना बुक पे है, और अगर हो जाए वेल एंड गुड, ना हो तब भी वो मसला नहीं है। हाँ, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट रखिएगा, कल को एंटी टेस्ट होना है उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इसमें चलें तो पेज नंबर 64, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चे इसकी डेरिवेशन में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। इसकी डेरिवेशन में एक ही वो बात है, वो पॉइंट है कि वो लेंथ, वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम एक दूसरे के साथ उनको रिप्लेस करते हैं। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर हो तो बाकी इस टॉपिक में ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, कुछ बच्चों को वहाँ पे रहता है कि हमने पूरे कंडक्टर पे फोर्स क्यों फाइंड की। हम एक चार्ज पे डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, हम पहले पूरे कंडक्टर की फाइंड करते हैं, फिर उसमें से एक चार्ज की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड करके। यहाँ पर भी राइट हैंड रूल है, तो इस राइट हैंड रूल को लिखना है, चाहे बुक में है चाहे बुक में नहीं है, आपने वो लिखना है। क्योंकि बुक के पेज नंबर 64 पे उसकी डायग्राम यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ की है, अब उन्होंने कर दी है तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है। डायग्राम ड्रॉ करने का नहीं कह रहा कि राइट हैंड उधर रख के तो बनाना शुरू करते हैं, कम से कम ये है कि उसको करें ज़रूर, बेहतर तरीके से लिखें। नेक्स्ट पेज पे ना पेज नंबर 66, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रिक इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप देखें इक्वेशन नंबर जहाँ पे लिखी है 14.12, इक्वेशन नंबर 14.12, उसके नीचे लिखा हुआ है दिस फोर्स F इज़ नोन एज लॉरेंट्स फोर्स, द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हेन चार्ज इज फ्रीली मूविंग बिटवीन देम, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स। इसको मार्क कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। Next is determination of E over M of an electron, one of the most important long question in this book। तो और इस चैप्टर का भी सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही है कि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। डायग्राम बनाएं, डायग्राम नंबर 14.11। डायग्राम की सबसे पहले डायग्राम के ऊपर आप लोग पूरी लेबल करें, उसको फिर पूरा एक्सप्लेन करें, डायग्राम की कंस्ट्रक्शन मतलब वो पूरा सेटअप बताएं। फिर इसमें प्रिंसिपल ज़रूर बताना है कि ये ई ओवर एम के पीछे प्रिंसिपल कौन सा है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो ज़रूर आपने एक्सप्लेन करना है।
फिर उसी तरह डेरिवेशन जिस तरह कराई है वैसे। और डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लेन अबाउट द नियॉन्स, वो जो गैस आपने हाइड्रोजन फिल की और वो जो ब्लूइश फ्लोरेसेंस होती है उसको किसी सूरत स्किप नहीं करना। टू फाइंड द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच द पाथ इट रिवॉल्व्स। नेक्स्ट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पेज नंबर 68। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहीं ना कहीं हमने 10th क्लास में की थी और उसमें और यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जितना मुझे नज़र आया वो दो चीज़ों का, एक डायरेक्ट हीटिंग और एक इनडायरेक्ट हीटिंग का, कि वहाँ पर आपने जो थर्मियोनिक एमिशन करवाई थी वो फिलामेंट से करवाई थी। यहाँ पर हमने दोनों तरीके सीखे हैं कि फिलामेंट से भी हो सकती है, कैथोड से भी हो सकती है। अगर फिलामेंट से हो तो इनडायरेक्ट हीटिंग होती है कि मतलब फिलामेंट कैथोड को हीट अप करके इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, और डायरेक्ट फिलामेंट से करवा दें दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट। तो इसको लिखें, साथ इसके साथ आपने ज़रूर ग्राफ बनाने हैं, वो वोल्टेज और टाइम का, और टाइम पीरियड के साथ ग्राफ, सिनोसाइडल ग्राफ, इसके यूजेस, इसकी कंस्ट्रक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी डायग्राम है। जितनी खूबसूरत साफ़ सुथरी डायग्राम, मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो अच्छा टॉपिक है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अगर पूछ भी लिया जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कम है। तो मेरा लेक्चर निकाल के देखिएगा, तकरीबन वो 30 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ इसी टॉपिक पे लगा दिए, क्योंकि इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन बुक पे उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया वहाँ पर आपका बड़े अच्छे तरीके से कोशिश यही की है। बाकी बेहतर अल्लाह जानता है और आपकी मेहनत कितनी है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। गैल्वेनोमीटर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक गंदा लॉन्ग क्वेश्चन है, आता है गंदा, मैं इस सेंस में इसको कह रहा हूँ कि इसमें मार्क्स गेन करने के ऑप्शंस बड़े कम होते हैं। थ्योरी क्वेश्चन है ना, तो मैंने इसको जब पढ़ाया था तो आपको याद होगा एक एक चीज़ का पॉइंट, एक एक हेडिंग, एक एक चीज़ को सिमेट्रिकल तरीके से लेकर चले। डायग्राम्स भी सारी डिस्कस की ऑलमोस्ट, तो आपने भी उसी तरह चलना है। डायग्राम्स एक एक चीज़ को हेडिंग बना के लिखें। यूँ थ्योरी में जिस तरह बुक पे है ना, वो पेज 73 देखें तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ ऐसा लिख दिया। आप ऐसे मत लिखिएगा, आप इसकी हेडिंग्स और डेरिवेशंस, जहाँ पर जो फैक्टर एक्सप्लेन हो रहा है उस फैक्टर की फार्मूले लिख के उसको एक्सप्लेन करना है। और इस तरह करेंगे तो मार्क्स गेन करने के चांसेस ऑलमोस्ट 5 पूरे हो जाते हैं, कि वहाँ पर 100% चांसेस होते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं। नेक्स्ट एम मीटर, वोल्ट मीटर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी देखा गया इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आफ्टर अ डिकेड, 10 सालों बाद कहीं एक दफ़ा आ ही जाता है, तो एम मीटर वोल्ट मीटर इकट्ठे पूछे जाते हैं। ओम मीटर को आज तक बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं देखा गया, ना ही एवो मीटर वोल्ट मीटर को, तो ये कम ही पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ये जो हिस्सा है ना, इसमें कुछ चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। ये बड़े ज़रूरी थे डिस्कस करने हैं ज़रूरी, क्योंकि ऐसी चीज़ें पेपर में जब पूछी जाती हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है इनके अलावा, वो ये है कि अ सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके जवाब में आपने लिख के आना है अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते। नॉर्थ और साउथ जब भी एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा इकट्ठे होते हैं। मतलब एक मैग्नेट है ना, उसका आधा पोर्शन हमेशा नॉर्थ पोल होगा, आधा पोर्शन हमेशा साउथ पोल होगा। सो अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपने जवाब लिख के आना। अब कॉन्सेप्ट अपना याद रखिएगा। जिस तरह हम ये मानते हैं कि अ सिंगल इलेक्ट्रिक पोल एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव अलग से एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव अलग से एग्जिस्ट करता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट उसी के अकॉर्डिंग ये बात भी कहता है कि नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट येट नॉट डिस्कवर्ड। अभी तक ये चीज़ डिस्कवर नहीं हुई कि नॉर्थ पोल अलग से, साउथ पोल अलग से हो जाए, ये बात अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है चार्जेस की मूवमेंट से। तो जिस तरह चार्जेस अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी करना चाहिए, लेकिन अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई, ना इसके बारे में कोई भी डिस्कवरी ज़रा सी भी नहीं। एंड आई एम श्योर कि जिस दिन ये डिस्कवरी होगी, अगर होगी, तो इट विल बी अ प्राइज, नोबेल प्राइज़ विनिंग डिस्कवरी। ये नोबेल प्राइज़ विनिंग डिस्कवरी होनी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फील्ड अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड किस तरह के होते हैं? इफ़ अ चार्ज इज एट रेस्ट, तो चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड कौन सा होगा? देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चार्ज, ग्रेटर विल बी द फील्ड अराउंड इट।
चार्ज कम होगा, फील्ड कम होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, उसका एरिया भी कम होगा, मतलब जिसको आप फील्ड का नाम देते हैं, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। बट व्हेन द चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब चार्ज मूव करने लग जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिकॉज जब चार्ज मूव करता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने अगर इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और असल में मूविंग चार्ज को हम नाम देते हैं करंट का, और करंट जब भी पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये बात किसने डिस्कवर की थी? एम्पेयर एंड हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, दैट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ वायर इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ नॉन जीरो आउटसाइड सोलेनॉइड, कि मैग्नेटिक फील्ड में ये सोलेनॉइड के बाहर बी की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होती? मतलब ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये आप कह लें नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये तो हम मानते हैं कि इस सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, और बाहर क्यों नहीं ज़ीरो होता? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर हमेशा कहाँ जाती हैं? साउथ में जाती हैं। तो उन लाइंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी सूरत भी फील्ड के बाहर भी ज़ीरो नहीं होती। इन लाइंस की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब आप बात कर रहे हो इनसाइड द सॉलिनॉइड की, तो इनसाइड द सॉलिनॉइड हमेशा ये बात याद रखिएगा, इन लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि जो लाइन नॉर्थ से शुरू होगी उस लाइन ने एंड कहाँ पर होना है? उस लाइन ने एंड होना है आके साउथ पोल पे। अब साउथ पोल में से जब नॉर्थ की तरफ वो लाइंस ट्रैवल करेंगी तो इनसाइड सॉलिनॉइड सिचुएशन कुछ यूँ होगी, दे विल मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। तो बाहर ज़ीरो क्यों नहीं होती? क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट करता है, तो बी विल नॉट बी ज़ीरो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द सॉलिनॉइड। इनसाइड तो खैर होता ही होता है। अब सॉलिनॉइड यहाँ पर एक्सप्लेन करना रह गया कि सॉलिनॉइड क्या चीज़ है। सोलेनॉइड इज़, ये एक कॉयल है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड को इन्हेंस करने के लिए, कि जब आप लूप्स को क्लोज़र कर देते हैं, क्लोज करने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो सोलेनॉइड इज़ अ डिवाइस विच इज़ a coil consisting of many loops. What is deadbeat galvanometer? गैल्वेनोमीटर डिवाइस थी जो कि करंट को मेजर करता है और डिटेक्ट करता है, सॉरी करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को डिटेक्ट करते वक्त ये बात याद रखिएगा कि कॉयल की वो जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की, इट ऑसिलेट्स। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, आपने लैब में 10th में देखा होगा कि जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो नीडल ऑसिलेट करती है। तो एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी नीडल करंट ख़त्म होने पर, करंट जब हम विड्रॉ कर लें उसके बाद फ़ौरन ज़ीरो पे रुक जाए, ऐसे गैल्वेनोमीटर को डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट इज़ थीटा ओवर आई, क्योंकि जब करंट पास करवाते हैं गैल्वेनोमीटर से पास करता है तो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इस डिफ्लेक्शन को की जो वजह है वो क्या है? करंट, बिकॉज करंट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। आप इसको कुछ यूँ लिखें, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा करंट पे डिपेंड करता है। सो इस थीटा और आई की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एंगल पर एम्पेयर कि कितनी एंगल की सबस्टेंड होता है जब एक छोटा सा करंट, माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है वेलोसिटी स्ट्रक्चर। वेलोसिटी स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास एक रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और हम उसमें से एक चार्ज पार्टिकल को पास करवाते हैं। अब जब वो चार्ज पार्टिकल पास करता है तो हमें उसको इस वेलोसिटी से पास करवाना है कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट ना करे। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगी QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी उस पर QE के। तो हमने इस तरह से पास करवाना है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हों। तो QVB विल बी इक्वल टू Q इंटू B, चार्ज को कैंसिल कर दें, सॉरी QE था,
चार्ज को कैंसिल कर दें, v विल बी इक्वल टू ई ओवर बी। तो मतलब कितनी वेलोसिटी रखें वो किससे फाइंड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की रेशियो लेने से, ताकि कोई फोर्स एक्ट ना करे। लास्ट वन इज लॉरेंट्ज फोर्स, इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और अगर हम इसको लिखें तो इट विल बी इक्वल टू क्यू ई प्लस एफ एम मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी। तो ये था जी हमारा टॉपिक, थोड़ा सा डिस्कस हमने चैप्टर के शॉर्ट्स को भी कर लिया। ये ज़रूर कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बोर्ड में पूछी जाती हैं। आपके कॉन्सेप्ट भी बेहतर करने होते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही मार करवा दिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करवा दी। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कल का, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल के दैन द न्यूमेरिकल ऑफ जो चैप्टर के अपने एक्सरसाइज के। अल्लाह हाफिज़।